आयनिक इक्विलिब्रियम में अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। अब तक हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेना आप लोग, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाते कैसे, घटाते कैसे, और कॉमन एंड इफेक्ट क्या होता है, ऑड एंड इफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ें हमने सीखी थी। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वगैरह की बात करी थी। अब हम आगे देख रहे हैं एसिड बेस थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी, ठीक है ना। इस चैप्टर में ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एसिड बेस थ्योरी, तीन तरह की थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। आर्हेनियस थ्योरी या आर्हेनियस कंसेप्ट, ठीक है ना। आर्हेनियस के हिसाब से एसिड वो होता है जो बेसिकली किसी भी एक्वस फेज में कोई भी सब्सटेंस अगर H+ आयन फर्निश कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो आर्हेनियस एसिड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख रहे हैं आर्हेनियस एसिड। व्हाट आर आर्हेनियस एसिड्स? आर्हेनियस एसिड के बारे में मैंने बताया, H+ जो फर्निश करेगा एक्वस मीडियम में, ठीक है ना। substances that furnish H+ ions in aqueous medium, ठीक है ना। उन सबको हम लोग आर्हेनियस एसिड बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। मोनोप्रोटिक टाइप के बता देता हूँ। मोनोप्रोटिक या आप यूँ कह लें इनकी बेसिसिटी 1 है। मोनोप्रोटिक का मतलब बेसिसिटी 1। बेसिसिटी क्या होती है? कितने H+ आयंस आप आ जाए किसी भी एसिड से, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे HCl का एक्वस सोल्यूशन ले लिया, उसमें H+ आ जाएगा, ठीक है ना। HNO3 एक्वस ले लो, है ना। ये सारे स्ट्रॉन्ग वाले लिख रहा हूँ। HClO4 एक्वस ले लो, इसमें से भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब HBr ले लो, HBr एक्वस, इसमें से भी आ जाएगा। HI एक्वस ले लो, इससे भी एक सिंगल H+ आएगा, ठीक है ना। ये मोनोप्रोटिक वाले, ये खास करके ये सभी के सभी जितने अभी लिखे मैंने ये सब के सब स्ट्रॉन्ग है ना, 5 स्ट्रॉन्ग हो गए। अब वीक वाले भी बता देता हूँ जो सिंगल H+ देते हैं, जैसे HCl लिखा हुआ मिल जाए, ये भी सिंगल ही देगा। बोलो बात समझ आ रही क्या? जैसे एसिटिक एसिड लिखा हुआ मिल जाए, एसिटिक एसिड ये भी सिंगल H+ देता है। फॉर्मिक एसिड हो जाए HCOH सिंगल H+ देता है, ठीक है ना। तो इन जनरल इन सबको हम किस तरीके से लिख देते हैं? इन सबको हम HA टाइप का लिख देते हैं, HA टाइप का। HA मतलब सिंगल H+ देता है ये, समझ रहे हो क्या? डाइप्रोटिक भी बता सकते थे हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर डाइप्रोटिक ले सकते थे। डाइप्रोटिक एसिड नाम से ही समझ आ रहा है कि इनकी बेसिसिटी 2 होगी। बेसिसिटी 2 होने का क्या मतलब हो गया कि ये 2 H+ फर्निश कर सकते हैं, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे मैं कुछ स्ट्रॉन्ग वाले लिख लेता हूँ, H2SO4 सभी को पता है। H2SO4 एक्वस में ये 2 H+ दे रहा होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होगा, 2 H+ देगा और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वीक वाले देख लेते हैं, जैसे हमने कार्बोनिक एसिड ले लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वीक हो जाएगा। H2S ले लिया, ये भी वीक हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी याद होना चाहिए H3PO3 देखने में, H3PO3 यस राइट, देखने में भले लग रहा है कि ये 3 H+ देगा पर देता 2 ही है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि इसके स्ट्रक्चर में 2 ही हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ऑक्सी एसिड्स में एक सिंपल सा रूल आपको पता होगा कि जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, यस जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं उतने ही वो H+ के फॉर्म में आता है। और ऑक्सी एसिड और फास्फोरस के बारे में मैंने बताया था, टोटल ऑक्सीजन -1 का रूल, टोटल ऑक्सीजन -1, इसके पास 3 ऑक्सीजन है तो 2 ही H+ देगा। H3PO4 में 4 ऑक्सीजन है, 3 ही देगा। ये सारी बात हमारी हुई थी। इन जनरल इनको हम लोग H2A टाइप के एसिड बोल देते हैं, H2A टाइप के वीक एसिड बोल देते हैं, मतलब एसिड बोल देते हैं, चाहे वीक चाहे स्ट्रॉन्ग उससे मतलब नहीं। ये सभी के सभी आर्हेनियस एसिड की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ट्राइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड किसको बोलेंगे, है ना, जिनकी बेसिसिटी कितनी है 3, मतलब जो 3 H+ आयन फर्निश कर देंगे, ठीक है ना। 3 H+ आयन फर्निश, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, उससे मतलब नहीं। जैसे एक एग्जांपल सबके दिमाग में होगा H3PO4, ठीक है जी। ये 3 H+ दे रहा होगा, ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आर्हेनियस एसिड तो हमें समझ आ गया, अब हम समझने जा रहे हैं आर्हेनियस बेस किसको बोलते हैं। आर्हेनियस बेस, हाँ, तो ये वो वही एसिड बेस कंसेप्ट है जो कि क्लास 10 में हमें पढ़ाया गया है। आर्हेनियस बेस वो होते हैं जो कि OH- फर्निश करते हैं एक्वस फेज में, सॉल्वेटेड स्टेट में, सॉल्वेटेड फॉर्म में OH- आयन जो भी फर्निश करेगा उसको हम लोग आर्हेनियस बेस बोलेंगे, ठीक है जी। ओके, तो सब्सटेंसेस that furnishes या that can furnish OH- आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, एक्सेप्ट करना OH- आयंस इन aqueous medium, ठीक है ना। ओके, इनके भी एग्जांपल ले लेते हैं। चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उससे मतलब नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड सबसे पहले ही पढ़ा दिया मैंने, सबसे पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 3 चीजें आती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सभी आयनिक सॉल्ट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वीक एसिड और वीक बेस आते हैं। ये हमारी बात हो चुकी थी, ठीक है जी। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं मोनोहाइड्रोक्सी बेस। अगर मैंने बोल दिया मोनोहाइड्रोक्सी बेस तो इसका क्या मतलब हो गया, सिंगल OH- देगा ये, ठीक है ना। मतलब इनकी एसिडिटी 1 है, इनकी एसिडिटी कितनी है 1, एसिडिटी 1 है। इनको मोनो एसिडिक बेस भी बोला जा सकता है।
मोनो एसिडिक बेस भी बोला जा सकता है, मोनो एसिडिक बेस। यस, बेसिस की एसिडिटी डिफाइन होती है और एसिड्स की बेसिसिटी डिफाइन होती है। एसिड्स की बेसिसिटी का मतलब हो गया वो कितना H+ देता है, और बेस की एसिडिटी का मतलब हो गया वो कितने OH- देता है। ठीक है जी, इसको इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं BOH टाइप का, BOH टाइप का, BOH टाइप का, है ना। B फॉर बेस, OH मतलब सिंगल OH- देने वाला। ठीक है जी, इन जनरल तरीके से बता दिया। एग्जांपल आप बहुत सारे जानते हैं, इसके एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके एग्जांपल जैसे स्ट्रॉन्ग में ले लेते हैं हम लोग। पहले ग्रुप में मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग वाले याद करने का तरीका बताया था। पहले ग्रुप में लिथियम को छोड़ करके सबके सब हाइड्रोक्साइड ले लो, है ना, लिथियम को हटा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना। ओके, सेकंड ग्रुप में, हाँ सेकंड ग्रुप में तो बेसिस वहां की एसिडिटी 2 हो जाएगी। सेकंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो दो OH- देंगे, वो इस कैटेगरी में नहीं रखना मैं। ये सबके सब स्ट्रॉन्ग थे। वीक वाले लेते हैं ना, वीक वाले। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा दिखेगा इस चैप्टर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको ज्यादा ही दिखेगा, समझ लो क्या, ये आपको बहुत दिख जाएगा। या CuOH ले लो, CuOH ले लो, ठीक है ना, और भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सबके सब हमारे क्या हो जाएंगे, वीक वाले, मतलब ये सभी के सभी मोनो एसिडिक बेस हो जाएंगे, सिंगल OH- फर्निश करने वाले हो जाएंगे। अब उसी तरीके से हम लिख सकते हैं डाईहाइड्रोक्सी बेस, डाईहाइड्रोक्सी बेस, डाईहाइड्रोक्सी बेस मतलब इनकी जो एसिडिटी है वो है 2, मतलब कि इन्हीं को हम बोल सकते हैं डाई एसिडिक बेस। ठीक है ना, ये दो OH- फर्निश करते हैं, दो OH- फर्निश करते हैं। स्ट्रॉन्ग वाले की कैटेगरी में देखें तो ग्रुप 2 से उठा लो, ग्रुप 2 में बेरिलियम को हटा दो, मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम को हटा दो। स्ट्रॉन्ग वाले लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। वीक वाले लिखना है लिख लो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी, नो डाउट, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, ये सब वीक वाले लिखवाए थे। इन सबको याद रखने का तरीका भी बताया था, जिन्होंने नहीं देखा अब तक पुराने लेक्चर्स को देख लो, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है ना। इन सभी की बेसिसिटी, इन सभी की एसिडिटी 2 है, ये सभी के सभी दो OH- फर्निश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ट्राईहाइड्रोक्सी बेस, ट्राईहाइड्रोक्सी बेस, ट्राईहाइड्रोक्सी बेस नाम से समझ आ रहा है कि इनकी एसिडिटी 3 होगी, एसिडिटी 3 होगी, मतलब इन्हीं को हम बोल सकते हैं ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस मतलब जो 3 OH- फर्निश करते हैं। एग्जांपल सभी को पता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सही है जी, ठीक है ना, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड होता है, CrOH हो सकता है, ठीक है ना, एटसेट्रा। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अभी एसिड बेस थ्योरी, और एसिड बेस थ्योरी में सबसे पहले हमने आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ लिया है। आर्हेनियस के हिसाब से आर्हेनियस एसिड वो होते हैं जो एक्वस फेज में H+ आयन फर्निश करते हैं, और आर्हेनियस के हिसाब से आर्हेनियस बेस वो होते हैं जो एक्वस फेज में OH- फर्निश कर सकते हैं। फिर हमने उनको सब कैटेगराइज कर दिया, सब कैटेगराइज किया है। जो सिंगल H+ देता है उसको मोनोप्रोटिक या मोनो एसिडिक बोल सकते हो, मोनोप्रोटिक या इन्हीं को क्या बोल सकते हो, मोनो बेसिक एसिड्स, ठीक है जी। इसको हम इस नाम से भी बुला सकते हैं, इनको हम लोग डाई बेसिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एसिड्स की बेसिसिटी डिफाइन होती है और बेसिस की एसिडिटी डिफाइन होती है। फिर बहुत सारे एग्जांपल देखे हमने, कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़े। दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं हम लोग एसिड बेस थ्योरी के, ठीक है ना। दूसरा कंसेप्ट दिया था आपके साइंटिस्ट ने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, ठीक है ना। नाम का मतलब ये नहीं कि ये लॉरी चलाते थे, ठीक है ना। ओके, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या है देख लो, ठीक है ना। ये बेसिकली प्रोटॉनिक कंसेप्ट है, ये प्रोटॉन के टर्म में डेफिनेशन देता है, ठीक है ना। सो इट्स नथिंग बट प्रोटॉनिक कंसेप्ट, ठीक है। और इसमें मीडियम की कोई शर्तें नहीं रखी गई हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने मीडियम की बात नहीं करी थी, लेकिन आर्हेनियस ने मीडियम की बात करी थी। देखो भाई, एक्वस फेज में ही, सॉल्वेटेड फॉर्म में ही जो H+ दे रहा है वही आर्हेनियस एसिड है, और जो OH- दे रहा है वही आर्हेनियस बेस है। लेकिन इन्होंने मीडियम की कोई शर्तें नहीं रखी हैं। उन्होंने कहा कि हर वो सब्सटेंस जो H+ दे पाएगा वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है। वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है। और हर वो सब्सटेंस जो H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो होगा आपका ब्रॉन्स्टेड बेस। मतलब ये प्रोटॉन के टर्म में डेफिनेशन है, H+ के टर्म में डेफिनेशन है। H+ दे तो एसिड, H+ ले तो बेस। बात समझ आ गई क्या? चलिए आइए लिख लेते हैं इसको। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स किनको बोलेंगे? ऑल दो सब्सटेंसेस which can furnish H+ ions, that is a proton or a proton, ठीक है ना। उन सभी को हम लोग बोल सकते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है ना। और जो H+ ले लें उन सबको बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल देख लेते हैं। जो H+ ले लेगा, मुझे बताओ H2O की बात करें
तो H2O की अगर हम बात करें तो H2O पर लोन पेयर, सबको पता है लोन पेयर है ना, और आपने कई बार देखा रिएक्शंस पर भी देखा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस पर भी देखा, ये H+ दे दें तो H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, नो डाउट ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अमोनिया की बात कर ले तो अमोनिया भी आप सभी को पता है, इस पे भी लोन पेयर है, लोन पेयर है तो H+ को अपनी तरफ आकर्षित तो करेगा ही करेगा, अपना लोन पेयर दे करके उसको बुला लेगा अपने पास, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा उसके साथ, ठीक है। तो ये भी अमोनिया भी जो है इट कैन बिहेव एज अ ब्रोंसेड, अच्छा इनको H+ देना है ना, अच्छा हाँ मैं ब्रोंसेड बेस की डेफिनेशन देने लगा, कोई बात नहीं, ये भी H+ दे देगा या नहीं देगा, उल्टा समझ लो, H2 जो है H+ दे देगा और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 जो है इसके पास भी तो हाइड्रोजन दिख रहा है ना फॉर्मूले में, और जिनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिख रहा है मतलब H+ दे देंगे, और अगर ये H+ देता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2- में, सो इट कैन बिहेव एज अ ब्रोंसेड एसिड एज वेल, ब्रोंसेड एसिड एज वेल, ठीक है ना। बाकी आपने जो भी चीजें देखी थी, HCl हो गया आपका, HNO3 हो गया, ये सब H+ तो देते ही देते हैं, मीडियम में दे या नहीं दे उससे मतलब नहीं है, मतलब सब मिला करके फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिखना चाहिए, ऐसा हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में आ जाए, ऐसा हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वो सब के सब आपके ब्रोंसेड एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और हालांकि ये पूरा टॉपिक रिलेटेड है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर से, ठीक है ना, वहां पर खास करके हमें ढूंढना होता है कौन किसका कॉन्जुगेट एसिड है, कौन किसका कॉन्जुगेट बेस है, तो वहां तक अभी पहुंच रहे हैं हम लोग। डेफिनेशन जरूर देख लो, ब्रोंसेड बेस, ब्रोंसेड बेस, ठीक है ना, ब्रोंसेड बेस किसको बोलोगे, ब्रोंसेड बेस किसको बोलोगे, H+ एक्सेप्टर्स को, तो substances which can accept a proton, accept H+ ions, ठीक है ना, दैट इज अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट जो भी कर लेगा ना वो हो जाएगा आपका ब्रोंसेड बेस, ठीक है ना। अभी ऊपर आपने देखा है H2O की बात हो रही थी, अभी H2O की बात हो रही थी, H2O भैया H+ ले भी लेगा, ठीक है ना, मतलब ये ब्रोंसेड एसिड भी है, ब्रोंसेड बेस भी, अलग अलग रिएक्शन में इसका अलग अलग बिहेवियर होगा, पूछा भी जाता है रिएक्शन दे करके कौन कैसा बिहेव कर रहा है, अभी मैं भी आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया H2O, इट कैन आल्सो एक्सेप्ट एन H+, ठीक है ना, मैं एग्जांपल भी देता हूं, अगर ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो ये H3O+ में बदल जाएगा, सही है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि इस पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन में ये बिहेव कर रहा है H+ एक्सेप्टर की तरह, मतलब ब्रोंसेड बेस की तरह, ठीक है ना। और वही अगर H2O से H+ और OH- लिख देता मैं तो वहां वो बिहेव कर रहा होता ब्रोंसेड एसिड की तरह। एनीवे, अमोनिया की भी बात हो रही थी, लोन पेयर है, H+ देखा इसने अपने पास बुलाया और अपने साथ बॉन्ड बनाया, NH4+ में कन्वर्ट हुआ, तो इसने भी H+ एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब क्या है कि इसने चूंकि H+ एक्सेप्ट किया है, ये है आपका ब्रोंसेड बेस, ठीक है ना, पानी है यहाँ पर ब्रोंसेड बेस, बात तो समझ आ रही है ना। आई कैन गिव अ लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स एज वेल, ठीक है, जैसे मान लो मैंने Cl- लिख दिया, Cl- को कहीं से H+ मिल जाए, हाँ भैया हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, HCN बना लेगा, सही है ना। तो सब क्या मिला करके H+ को अपने तरफ बुलाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिचनेस होनी चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो ब्रोंसेड बेस की तरह वही बिहेव करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो H+ को इलेक्ट्रॉन दे करके अपने पास उसके साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है ना। चलिए आइए अब इसी में आपको जो पढ़ना है डिटेल में वो है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट या पेयर्स समझ लो, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स है ना, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स किनको कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स किनको कहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो होते हैं ना उनमें एक सिंगल H+ का फर्क होता है, सिंगल प्रोटॉन का फर्क होता है। तो ऐसे एसिड बेस पेयर जिनमें एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का फर्क होगा, हम कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स हैं। बात समझ आ रही है क्या, मैं लिख रहा हूं कि एसिड बेस पेयर्स having a difference of single हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, सिंगल हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। सीधी सी बात है, आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो मैं यहाँ पर कुछ एसिड लिख रहा हूँ और मैंने बोल दिया इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो, इसका क्या बनाओ, कॉन्जुगेट बेस। मैंने लिखा कुछ एसिड और पूछा कि इसका कॉन्जुगेट बेस बना के दो मुझे, ठीक है ना। तो जरूर एक बात तो क्लियर है कि इन दोनों में एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का फर्क होगा, सिंगल हाइड्रोजन एटम का फर्क होगा। जैसे मान लो मैंने HCl दे दिया और बोला इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए इसका H+ निकालना पड़ेगा, ये Cl- में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो Cl- में बेसिक नेचर है, हाँ या ना, सभी को पता है हाँ सर कि एसिड है ना, ये एसिड है क्योंकि ये H+ दे पा रहा है और ये H+ लेकर के इसमें बदल जाएगा, H+ लेकर के इसमें बदल जाएगा, मतलब ये H+ एक्सेप्टर है। तो ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में ही, ठीक है ना, एक सेम सब्सटेंस में से H+ हटा दोगे तो कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा, ठीक है ना, और उसको अगर H+ दे दोगे तो कॉन्जुगेट एसिड, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा। ये सबको पहले से भी आता है। जैसे मैंने HBr दे दिया तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया Br- हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसका HI एसिड ले लिया, इसका बना लिया तो I- हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अच्छा अगर मैंने यहाँ पर मैंने H2O ले लिया तो H2O में से अगर H+ निकाल लेंगे तो OH- बन जाएगा। अच्छा OH- में से फर्दर अगर एक H+ निकाल लिया जाए, तो क्या बन जाएगा, जल्दी बता दो, O- 2 O का 2- बिल्कुल सही, O का 2- बिल्कुल सही बता रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जो OH- है ना, ध्यान से देखो OH- को देखो तुम, OH- को ध्यान से देखो, OH- जो है
कॉन्जुगेट बेस साइड भी आ रहा है, OH माइनस जो है एसिड साइड भी आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब इसमें दोनों नेचर है, इसमें दोनों नेचर है, एम्फोटेरिक नेचर है, एम्फीप्रोटिक नेचर है, जो भी बोल लीजिए आप, ठीक है ना, इनको भी ढंग से लिखेंगे अभी। अच्छा, अगर मैं आपको लिख के दूं H3O+, लिख के दूं H3O+, तो H3O+ में से H+ हटा दूं अगर, तो क्या मिलेगा आपको, H2O मिल जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा, पानी को भी देखो तो दोनों तरफ दिख रहा है ना, पानी को भी देखो तो दोनों तरफ दिख रहा है, एसिड की तरफ भी दिख रहा है, मतलब ये भी एम्फीटेरिक है, ये भी एम्फीप्रोटिक है, बात समझ आ रही होगी, एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी तरीके से NH4+ ले लूं, NH4+ में से अगर H+ हटा दूं, क्या मिल जाएगा हम लोग को, NH3 मिल जाएगा, ठीक है। NH3 लेकर के अगर इससे H+ निकाल ले, क्या बन जाएगा, NH2-, ठीक है ना, NH2-, गधे माइनस माइनस, H+ हटाने पर माइनस आता है, ठीक है ना। चूजा है क्या तू, पागल है, H+ निकालेगा ना रे, कॉन्जुगेट बेस में जाने के लिए H+ निकालेगा ना, अमान पागल है अबे, है ना। NH2- है अगर आपके पास, NH2- में से H+ हटा दोगे तो NH-2 आ जाएगा, NH-2 आ जाएगा, NH2-, NH-2, बात तो समझ आ रही होगी ना। तो कहने का मतलब है किसी भी एसिड में से H+ हटा दीजिए, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस पता चल जाता है ना। कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं कुछ और भी एसिड लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसमें से आपके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है जी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ले लिया HNO3 और पूछा कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बता दो, तो नाइट्रिक एसिड में से H+ हटा दो, NO3-, नाइट्रेट आयन, हाँ नाइट्रेट आयन, HNO2 ले लिया, H+ हटा दिया, NO2-, नाइट्राइट आयन, ठीक है। हाँ, ये बातें आपको समझ आनी चाहिए, ढंग से आनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, H3PO2 है ना, H3PO2, एक H+ हटा दें, H2PO2-, है ना। क्या ये फर्दर और H+ देगा क्या, जल्दी बताओ, H2PO2- में से क्या फर्दर एक और H+ मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बनेगा। सभी को पता है, भले ये दो हाइड्रोजन दिख तो रहे हैं, पर ये वो हाइड्रोजन नहीं है जो कि H+ के फॉर्म में आ सकेंगे, बिकॉज दीज हाइड्रोजन आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद द फास्फोरस, है ना, फास्फोरस से जुड़े हुए, ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए नहीं। ऑक्सी एसिड में वही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल के आते हैं जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं। बात समझ आ रही है क्या, जल्दी बोलो, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखेंगे, जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि H3PO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है जी। यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन है ना, ये फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन H+ की तरह नहीं निकल के आता, यही वाला हाइड्रोजन केवल H+ की तरह निकल के आता है। तो ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ पर निकल चुका है ना, यहाँ निकल चुका है ना। जब H3PO2 से H+ तुमने पहला हटा दिया तो मिला H2PO2-। अब ये जो दो हाइड्रोजन है वो ये वाले हाइड्रोजन बचे हुए भाई, ये आयनाइज नहीं होंगे क्योंकि ये फास्फोरस से जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं H3PO3 की, तो H3PO3 कितने H+ देता है, 2 H+ देता है, बताया है फास्फोरस के लिए, बताया है फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के लिए बताया, टोटल ऑक्सीजन -1 करके चलना है ना। इसमें से अगर मैं एक H+ हटा दूं तो हमें मिलेगा H2PO3-, अगर मैं H2PO3- को देखूं और इसमें से एक H+ निकाल दूं तो मिलेगा HPO3-2, जल्दी बोलो, HPO3-2। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन क्या फर्दर HPO3-2 में से H+ मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, HPO3 में से नहीं मिलेगा, क्योंकि H3PO3 का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। और ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने H+ दे पाता है, 2 दे पाता है। देखो, पहले स्टेप में ये दिया और अगले स्टेप में एक और दे दिया, अब मत मांगो इससे, लुट चुका है ये, समझ रहे हो क्या, अब मत मांगो इससे, ठीक है ना। तो इसने 2 H+ दे दिया। अगर मैं बात करता हूँ H3PO4 की, किसकी बात करता हूँ, H3PO4 की, इसने अपना पहला H+ दिया, पहला कितने दे सकेगा, टोटल देगा 3, टोटल ऑक्सीजन -1 की बात हो रही है, है ना। H3PO4 का स्ट्रक्चर जिन बच्चों को नहीं पता है भाई साहब, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बेसिसिटी 3 है इसकी, ठीक है ना। पहला H+ अगर दे देगा तो मिलेगा आपको H2PO4-1, अब H2PO4-1 में से देखना, पूरा बोर्ड में आ रहा है कि H2PO4-1 में से अगर एक H+ हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा HPO4-2, और HPO4-2 में से भी एक H+ हटा देंगे तो PO4-3 मिल जाएगा, PO4-3 मिल जाएगा। बात समझ आ रही क्या। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप इन चीजों पर फोकस करें। पानी को देखो तो पानी दोनों तरफ है, सर ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, सर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम अमोनिया को देखें तो अमोनिया दोनों तरफ है, इसमें दोनों बिहेवियर है सर, है ना। NH2- को देखें तो दोनों बिहेवियर है, H+ ले भी लेगा, H+ दे भी देगा, समझ रहे हो क्या। अगर मैं बात करूं इन अनायंस की, चलो ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं किसकी, HPO4-2 की, चेक करो, HPO4-2 की, दोनों तरफ दिख रहा होगा। H2PO4-1 को देखो, दोनों तरफ दिख रहा होगा, बोलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सब भी एम्फोटेरिक है, ये सब भी क्या है, एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक, जो भी बोल दो, ठीक है ना। एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक में क्या क्या मिल गया आपको, एक तो पानी मिल गया, एक तो अमोनिया मिल गया, और इसके अलावा ऑक्सी एसिड का वो अनायन
ऑक्सी एसिड का वो अनायन जिसके फॉर्मूले में एक ऐसा हाइड्रोजन हो जो H+ की तरह आ सके। ऑक्सी एसिड का वो अनायन, देखो इसका लास्ट अनायन नहीं लिया हमने, H3PO4 का लास्ट अनायन नहीं उठाना है, लास्ट अनायन तो न्यूट्रल है, लास्ट अनायन तो न्यूट्रल है, उसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? हाँ, लेकिन इसकी बात करें तो एक हाइड्रोजन था तो ये एम्फोटेरिक है, इसके फॉर्मूले में देखें तो एक हाइड्रोजन है जो H+ की तरह आएगा, एम्फोटेरिक है। मेरी बात क्लियर है? मैं लिखने जा रहा हूं इसको, ठीक है ना? एक बार फोटो ले लो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कांसेप्ट समझ आ गया तो ठीक है। तो एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस हमने अभी अभी देखा, उनके बारे में लिखवा रहा हूं मैं कि एम्फोटेरिक या फिर एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस, सीधी बात है, ये दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है ना? दे कैन एक्सेप्ट एज वेल एज लूज, कैन एक्सेप्ट एज वेल एज लूज H+ आयन, ठीक है ना? ये बात हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना? एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के बारे में एग्जांपल देना है हमें, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल अलॉन्ग विथ सम एग्जांपल। देखो पानी की बात करते हैं तो पानी जो है ये H+ दे भी देगा, है ना? अगर इसमें से H+ हटा दिया जाए, -H+ कर रहा हूँ मैं, -H+ का मतलब मैंने H+ हटा दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH- में, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये कैसा बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर इसको एक H+ दे दिया जाए तो ये बदल जाएगा H3O+ में, हाइड्रोनियम में बदल जाएगा। बोलो है H3O+ का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोनियम है, ठीक है? तो ये हो गया, पानी की बात हो गई। अमोनिया की भी बात कर सकते हैं, अमोनिया से अगर हम एक H+ हटा दें, ठीक है ना? अमोनिया से अगर एक H+ हटा दें तो हमें मिल जाएगा NH2-। लेकिन अगर इसको एक H+ दे दें तो H+ दे देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4+ में। यहाँ पर इस वाले नीचे वाले रिएक्शन में कैसा बिहेवियर है? बेसिक, है ना? कैसा बिहेवियर है? बेसिक, है ना? ऊपर कैसा बिहेवियर है? एसिडिक, है ना? हाँ, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रहा है। मेरी बात तो समझ आने लगी होगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पानी भी है, अमोनिया भी है ना? अब तीसरा हम देखने जा रहे हैं कि अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे मैंने ले लिया है एक ऐसा एसिड जो एक से ज्यादा बेसिसिटी रखता है, ठीक है ना? ये तो हो गया वीक एसिड, एक एसिड है, प्योरली ये एसिड है, ये H+ केवल देना ही जानता है, ठीक है ना? अगर इससे हम पहला H+ निकाल लें, अगर निकाल लें तो पहला H+ निकालने के बाद ये बदल गया होगा बाइकार्बोनेट में, HCO3- बाइकार्बोनेट में बदल गया होगा। बोलो है कि नहीं? बाइकार्बोनेट में बदल गया होगा, ठीक है? इससे अगर एक और H+ मांग ले तो दे देगा, है ना? क्योंकि ये 2 H+ दे ही देता है ना? डाइबेसिक एसिड है, 2 H+ दे सकता है ये, तो CO3- मिल गया, है ना? कार्बोनेट मिल गया, इसको हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब मैंने अभी बोला था कि किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक है कि नहीं है? डाइप्रोटिक है कि नहीं? पॉलीप्रोटिक वर्ड का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा H+, तो ये एक डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड में ऐसा एक अनायन जिसके फॉर्मूले में एक ऐसा हाइड्रोजन है जो H+ की तरह मिल सकेगा, वो एम्फोटेरिक होता है। लास्ट वाले की बात करें तो क्या ये H+ दे सकता है? नहीं, ये फर्दर H+ नहीं दे सकता है। लेकिन क्या ये H+ ले सकता है? हाँ सर, H+ ले सकता है। सर इसको H+ दे सकते हो आप, H+ ले रहा मतलब बेस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन इसकी बात करें तो ये H+ दे भी रहा था और इसकी बात करें तो H+ ले भी लेगा, है ना? तो ये बीच वाला जो अनायन है ना, ये कैसा है? ये है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक अनायन, ठीक है ना? एम्फोटेरिक अनायन या एम्फीप्रोटिक बोल सकते हो, है ना? याद रखना, इस पे सवाल जरूर मिल जाते हैं पहचानने को, ठीक है ना? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ नंबर 4, देखना सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भी सबको पता है, डाइप्रोटिक है, 2 H+ दे सकता है ना? 2 H+ दे सकता है भैया। अगर ये 2 H+ दे सकता है तो एक ऐसा इसका अनायन जरूर बनेगा जिसके फॉर्मूले में एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन रहा हो, H+ निकलने वाला हाइड्रोजन रहा हो, ठीक है ना? अगर इसमें से पहला H+ अगर तुम हटा देते हो तो पहला H+ हटाने के बाद मिलेगा HSO4-2, अच्छा H2SO3 लिया है ना हमने, तो HSO3 मिलेगा -2, HSO3-1 मिलेगा, बाइसल्फाइड बोलते हैं इसको, बाइसल्फाइड, ठीक है? अगर इससे एक और H+ हटा दिया जाए तो अब मिलेगा आपको SO3-2, इसको बाइसल्फाइड, इसको सल्फाइड बोलते हैं, इसको बाइकार्बोनेट, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं लास्ट वाले की, ये फर्दर H+ नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ ये सिर्फ H+ ले जरूर पाएगा। अगर ये H+ ले पा रहा मतलब ये प्योरली बेसिक नेचर का है, ठीक है जी? प्योरली बेसिक नेचर का है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसको अगर हम H+ दे दें तो इसमें बदल जाएगा, H+ ले लें तो इसमें बदल जाएगा। मतलब बीच वाला जो है ये बीच वाला ही है, मतलब एम्फोटेरिक है, ठीक है ना? जो दोनों काम कर ले वो बीच वाला है कि नहीं? एम्फीप्रोटिक, ठीक है ना? अनायन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसके जगह पर H2SO4 भी होता तब भी यही कहानी थी, इससे भी एक एम्फोटेरिक अनायन मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। पहला जो अनायन मिलेगा वो मिलेगा HSO4 माइनस बाइसल्फेट, बाइसल्फेट में से एक और H प्लस हटाए SO4 माइनस, है ना। लास्ट वाला तो न्यूट्रल है, लास्ट वाला तो न्यूट्रल है, लेकिन बीच वाला जो है वो बीच वाला ही है ना, एम्फोटेरिक है, समझ रहे हो, ठीक है जी, एम्फोटेरिक है ना। अच्छा, इसने H प्लस लिया, इसमें बदल जाएगा, इसने H प्लस लिया, इसमें बदल जाएगा। मेरी बात समझ आने लगी, जल्दी बताओ, ठीक है। एम्फोटेरिक तो पहचान रहे हो ना, है ना। अच्छा, मैं आपको एक और ट्रिक, अभी तक एक ऑब्जर्वेशन देखो, ये डाइप्रोटिक एसिड था ना, 2 H प्लस देने वाला था ना, है ना। टोटल ये 2 H प्लस देता है तो 2 तरह के अनायन बनाता है, टोटल ये 2 H प्लस देता है 2 तरह के अनायन बनाता है, टोटल ये 2 H प्लस देता है 2 तरह के अनायन बनाता है। लेकिन जो लास्ट वाला अनायन है वो तो न्यूट्रल अनायन है, लास्ट वाला अनायन इज ऑलवेज अ न्यूट्रल अनायन। क्या ये भी कंसेप्ट समझ आ रहा है सभी को, है ना। लास्ट वाला अनायन इज अ न्यूट्रल अनायन, लास्ट वाला अनायन इज अ न्यूट्रल अनायन, कभी नहीं भूलेंगे इस बात को हम, ठीक है ना। हाँ, पॉलीप्रोटिक एसिड का लास्ट वाला अनायन इज अ न्यूट्रल अनायन, ठीक है ना। ओके, ये डाइप्रोटिक है, ये डाइप्रोटिक है। हाँ, ये चीज तो अभी समझ आने लगी हम लोग को, ठीक है ना। अब मैं ट्राइप्रोटिक वाला एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, ट्राइप्रोटिक दे देता हूँ। जैसे न्यूट्रल मतलब वो H प्लस नहीं ले रहा है, H प्लस नहीं ले रहा, मतलब इसमें ना तो उसमें, मतलब क्या न्यूट्रल लिखना मतलब बेसिक है, न्यूट्रल इसका सॉल्ट न्यूट्रल होगा, सॉरी, है ना, ये बेसिक नेचर का है, समझ रहे हो। न्यूट्रल गलती से बोल रहा हूँ मैं, न्यूट्रल गलती से बोल रहा हूँ, कहने का मतलब हो गया इसका सॉल्ट में न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा, इसका सॉल्ट न्यूट्रल कहलाएगा। अभी उसका सॉल्ट बना के भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई, जल्दी बताओ, ये बात समझ आ गई है ना। लास्ट वाला विल बी प्योरली बेसिक, लास्ट वाला विल बी प्योरली बेसिक, ठीक है जी, लास्ट वाला विल बी प्योरली बेसिक, यानी ये बेस की तरह ही बिहेव करेगा। पानी में डालोगे ना ये OH माइनस फर्निश करने लगेगा, है ना। इसके सॉल्ट का भी पीएच निकालना सीखेंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट का पीएच निकालना, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन का पीएच निकालना सीखा जाएगा अभी, ठीक है ना। ओके, H3PO4 की बात हो रही है, H3PO4। अच्छा, ये ट्राइप्रोटिक है क्या, जल्दी बोलो, ट्राइप्रोटिक है क्या, है ना। 3 H प्लस देता है ना। अच्छा, तो कितने अनायन बनाएगा, कितने अनायन बनाएगा, 3 अनायन बनाएगा। डाइप्रोटिक 2 अनायन, ट्राइप्रोटिक 3 अनायन, समझ गए। तो पहला अनायन इसके H प्लस हटाने से जो मिलेगा सभी को पता है H2PO4 माइनस, ठीक है। दूसरा अनायन जो H प्लस हटाने से मिलेगा HPO4 माइनस 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक और H प्लस हटा दीजिए, आपको मिलेगा PO4 माइनस 3। तो लास्ट वाला अनायन इज ऑलवेज अ बेसिक अनायन, प्योरली बेसिक, इसमें बेसिक ही नेचर है। ये H प्लस नहीं दे सकता, ये H प्लस नहीं दे सकता, ये सिर्फ H प्लस ले सकता है। इसने H प्लस लिया, इसमें बदल गया, इसने H प्लस लिया, इसमें बदल गया, इसने H प्लस लिया, इसमें बदल गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो क्या। हाँ, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। अब इसकी बात कर ले तो ये दो तरफा है ना, इसका तो दो तरफा चल रहा है, इसका भी दो तरफा चल रहा है, समझ रहे हो क्या, है ना। लेकिन इस बेचारे का एक तरफा प्यार है, समझ रहे हो ना, सिर्फ H प्लस दे रहा है। इस बेचारे का देख लो एक तरफा ही है ना। लेकिन हाँ, तो ये बीच वाले जो है ना, दो तरफा कर रहे हैं, एम्फोटेरिक मैंने पहले ही बताया। हाँ, बीच वाले हैं ये, सुनेंगे ध्यान से, मेरी बात को समझे। मैं तो कहना चाहता हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। टोटल ये कितना H प्लस दे सकता था, 3, है ना। लास्ट वाला था बेसिक, तो बच्चे जो 2 हैं वो है एम्फोटेरिक। वाह वाह वाह, ट्रिक मिल रहा है, समझो ध्यान से, है ना। ये 2 H प्लस दे सकता था, 2 अनायन बना सकता था, 2 अनायन में से लास्ट वाला तो बेसिक होगा ना, तो बच्चा 1 जो कि एम्फोटेरिक, है ना। इसकी बात करें तो ये टोटल 3 दे सकता था, मतलब 3 अनायन बना रहा था, लास्ट वाला तो बेसिक होगा, बचे 2 वो है एम्फोटेरिक। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो क्या, है ना। हाँ, सातवां देख लो जरा, H3PO3 की बात चल रही है। हाँ, ये बोलो डाइप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक है, कैसा है, कैसा है, कैसा है, डाइप्रोटिक मतलब कितने आयन बनाएगा, कितने आयन बनाएगा, कितने आयन बनाएगा, 2 आयन बनाएगा, 2 आयन बनाएगा। लास्ट वाला हमेशा बेसिक नेचर, है ना। बचा एक एम्फोटेरिक, है ना। हाँ, लोगों को धोखा हो सकता है, पहला H प्लस दिया किसमें बदला, H2PO3 माइनस में, है ना। दूसरा H प्लस दिया किसमें बदला, HPO3 माइनस 2। बोला है ना, क्या वो फिर से देगा क्या, आगे भी देगा क्या, नहीं, वो आगे नहीं देगा, है ना। तो लोगों को अक्सर ये समझा दिया जाता है, फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिख गया तो एम्फोटेरिक बोल देना। पागल हो क्या, ये फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिख रहा है पर ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज प्योरली बेसिक, बट इसकी बात करें तो ये है एम्फोटेरिक। अब मेरी बात समझ आने लगी है क्या, जल्दी बता दो, है ना। एक जनरल कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। H3PO2 की भी बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा, H3PO2 का नाम भी पता ही होगा तुम्हें, इसका भी नाम पता होगा। इसको हम लोग फॉस्फोरिक बोलते हैं ना, इसको फॉस्फोरस बोलते हैं ना, है ना, या इसी को फॉस्फोनिक बोलते हैं, इसको फॉस्फेनिक बोलते हैं, फॉस्फेनिक,
है ना, या हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फेनिक, है ना, ये चीजें पढ़ा रखा है पी ब्लॉक में, है कि नहीं। देखो ये डाइप्रोटिक हो जाएगा, ये मोनोप्रोटिक है, बोलो हाँ है ना, मोनोप्रोटिक है, ये तो मोनोप्रोटिक है। मोनोप्रोटिक है मतलब कितने H+ देगा, ये कितने H+ देगा, ये एक ही H+ देगा। अच्छा एक ही H+ देगा तो कौन सा आयन बना, H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस। अच्छा इसके भी फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिख रहा, तो क्या ये एम्फोटेरिक है, क्या ये एम्फोटेरिक है, नहीं, क्योंकि इसके फॉर्मूले में जो हाइड्रोजन दिख रहा ना वो ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो H+ के फॉर्म में आएगा, ये बेसिक है भैया, धोखा ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, ये प्योरली बेसिक नेचर का अनायन है। बोलो बात समझ आने लगी ना, बोलो बात समझ आने लगी, कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर, कॉपी करिए, ठीक है, फिर एक कंक्लूजन लिख लेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो अब एक मिनट, ठीक है, देखो ध्यान से, अब तक जो हमने कंक्लूजन से कहा, देखो HNA टाइप का अगर हमारे पास कोई वीक एसिड है, कोई भी एसिड है HNA टाइप का, तो सीधा सीधा कंक्लूजन हो गया यहाँ से कि इसकी बेसिसिटी कितनी थी, इसकी बेसिसिटी थी N, इसकी बेसिसिटी कितनी थी N, है ना, मतलब ये N टाइम्स H+ दे सकता था, N टाइम्स, तो इसका मतलब हो गया ये कितने तरह के अनायन बनाएगा, अनायन बनाएगा N टाइप के, अनायन बनाएगा N टाइप के, बोलो है कि नहीं, N टाइप का अनायन बनाएगा, ठीक है। उसमें से अगर मैं बोलूं कि प्योरली बेसिक अनायन कौन सा, प्योरली बेसिक अनायन कौन सा, एक ही रहेगा लास्ट वाला, एक ही रहेगा लास्ट वाला, बोलो है ना, द लास्ट अनायन विल बी प्योरली बेसिक। अच्छा अगर मैं बोलूं एम्फोटेरिक कितने तरह के होंगे, एम्फोटेरिक वाले अनायन बता दो, तो ये हो जाएंगे N-1, बोलो बात समझ आ रही क्या, N-, चल हाँ क्या सही बोल रहा है, N-2, देखो पढ़ा लिखा इंसान हो, मारूंगा ना, N-1 ही तो होगा रे भाई, बेसिसिटी N है ना, तो N तरह के तो अनायन दिया ही था, एक ही है ना, सही तो है N-1, ठीक है। अबे यार ठीक है, ओके, पहला तो खुद ही एसिड होता है ना भाई, पहला तो खुद ही एसिड होता है ना, ठीक है। अब यहां से सुनो, एम्फोटेरिक जो अनायन है इसके सॉल्ट को भी हम देखेंगे, इसके सॉल्ट को भी देखेंगे, इसका सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, और प्योरली बेसिक वाले का जो सॉल्ट होगा, है ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट देखना, अभी बताऊंगा मैं, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो होगा ना वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा जल्दी बोलो, न्यूट्रल, ठीक है ना। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो होगा ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो होगा वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये होगा आपका एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट का भी पीएच निकालना सीखना है, इसलिए जरा ध्यान देना, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं जरा, मैं इस चीज को आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने H2S ले लिया, H2S, ठीक है ना, एक वीक एसिड है, सभी को पता है वीक एसिड है, ठीक है। इसने अगर इसके अनायन की बात करते हैं हम, ये है आपका वीक एसिड, ठीक है ना, और इसकी बेसिसिटी 2 है, बेसिसिटी इसकी कितनी है, 2 है, मतलब डाइप्रोटिक है ये, डाइप्रोटिक है ये, ठीक है। इसके अगर मैं अनायंस की बात लिखूं, अनायंस की बात लिखूं, तो इसका अनायन एक तो बनेगा HS-, जिसको आप बाइसल्फाइड बोलते हो, हाँ बिल्कुल सही, इसको बाइसल्फाइड बोलते हैं, और एक दूसरा वाला होगा जिसको आप बोलोगे S-2 सल्फाइड, इसको बोलते हो सल्फाइड। मेरी बात समझ आने लगी तो बताना, ठीक है ना। ये था आपका वीक एसिड, ठीक है ना, ये उसके अनायन है। अब इन अनायन का कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाने जा रहा हूं मैं, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अच्छा सॉल्ट बनाने के लिए एक कटायन चाहिए, सॉल्ट बनाने के लिए एक कटायन चाहिए। मान लो मैंने इस एसिड का रिएक्शन NaOH से किया तो Na+ कटायन मिलेगा, Na+ कटायन मिलेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaHS बन जाएगा, ठीक है ना। इसको Na+ मिल जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Na2S, ठीक है ना। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों सॉल्ट में से ये जो सॉल्ट है ना, ये जो सॉल्ट है ना, इसको एसिडिक सॉल्ट बुलाया जा सकता है, एसिडिक सॉल्ट, है ना। तो याद रखेंगे एसिडिक सॉल्ट किसको बोलेंगे, जिसके फॉर्मूले में ऐसा सॉल्ट, जिसके फॉर्मूले में एक ऐसा हाइड्रोजन हो जो H+ की तरह निकल आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके फॉर्मूले में ऐसा कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। तो उस वक्त जो मेरे मुंह से न्यूट्रल शब्द निकल गया था वो इस चीज के लिए निकल गया था, समझ रहे, बोलिए बात समझ आने लगी, बोलिए बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। तो हमने एक एसिड लिया, अब देखो इसी चीज को मैं समझा दूं यहाँ पर, ठीक है ना, एक दूसरे एग्जांपल से भी समझा दूं, कभी भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ से एक आध सवाल आ जाता है, उसमें मार्क्स लूज नहीं करना है, ठीक है जी। देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल H2CO3 ले लिया मैंने, तो H2CO3 से अनायन कौन कौन सा आएगा, HCO3- बाइकार्बोनेट और CO3 कार्बोनेट, बोलिए CO3, ठीक है। इनमें से एम्फोटेरिक कौन सा है ना, एम्फोटेरिक कौन सा है, ये वाला एम्फोटेरिक, एम्फोप्रोटिक, ठीक है। और ये वाला है प्योरली बेसिक, ठीक है। अगर मैं इसका एक सॉल्ट बनाऊं, ठीक है जी, तो इसका एक सॉल्ट बताओ मुझे, इसका एक सॉल्ट बताओ। NaHSO3 ले सकते थे, CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते थे, ले सकते थे, और इसका एक सॉल्ट बनाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बना सकते थे, बोलिए, है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है जी। इनमें से किसका कैसा नेचर है, तो इसका हम बोल सकते हैं ना, इसका न्यूट्रल नेचर होगा, ठीक है जी, न्यूट्रल सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। लेकिन इसकी बात करेंगे तो
ये एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। बोलिए एसिडिक सॉल्ट पहचानना आ गया सभी को, ठीक है। अच्छा H3PO4, H3PO4 से 3 आनायन आपने बताए हैं, 3 आनायन बताए हैं, H2PO4 माइनस, ठीक है, HPO4 माइनस 2, सिखा लेने दो मुझे, PO4 माइनस 3, PO4 माइनस 3, ठीक है। अब मैं बोलना ये चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर इनके सॉल्ट बनाए हम, ठीक है, इसका सॉल्ट बनाएगा तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा, NaH2PO4, ठीक है, इसका सॉल्ट क्या बनेगा, Na2HPO4, और इसका सॉल्ट क्या बनेगा, Na3PO4, ठीक है। ये कैसा सॉल्ट, न्यूट्रल, पहचान लेंगे अब सॉल्ट का नेचर भी, ठीक है ना। क्या ये एसिडिक सॉल्ट है, हाँ सर ये एसिडिक सॉल्ट है। क्या ऊपर वाला भी एसिडिक सॉल्ट है, हाँ सर ये एसिडिक सॉल्ट है। क्या ये एम्फोटेरिक है, एम्फीप्रोटिक है, हाँ ये एम्फोटेरिक है। ये भी क्या है, एम्फोटेरिक है, हाँ ये भी एम्फोटेरिक है। ये भी क्या है, ये न्यूट्रल है, मतलब ये बेसिक है, ये बेसिक है। बोलो मेरी बात समझ आने लगी है, जल्दी से बताओ, क्लियर है, ठीक है ना। धोखे वाले केस यहाँ पर है, धोखे वाले केस यहाँ पर है कि भाई हाइड्रोजन दिखेगा पर आपको पहचानना आना चाहिए, है ना, हाइड्रोजन दिखेगा पर पहचानना आना चाहिए। ये दो ही दे सकता है, एक तो बनेगा H2PO3 माइनस और एक तो बनेगा HPO3 माइनस 2, है ना। बताना जरा, ये लास्ट आनायन है, लास्ट आनायन बेसिक होते हैं, लास्ट आनायन बेसिक होते हैं, हाँ जी ये बेसिक है। ये कैसा है, एम्फोटेरिक है, ये कैसा है, एम्फोटेरिक है। अब इनके सॉल्ट बना दिए मैंने, इनके सॉल्ट बना दिए मैंने। इसका सॉल्ट अगर बनाएंगे तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, NaH2PO3, इसका सॉल्ट अगर बनाएंगे तो इसके सॉल्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, Na2HPO3, है ना। इसके भी फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिख रहा है, पर क्या वो एसिडिक सॉल्ट है, क्या ये एसिडिक सॉल्ट है, नहीं, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है। आई होप कि कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब मुझे इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो अब तक हमने अरेनियस एसिड बेस कंसेप्ट देख लिया है, फिर हमने ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट देखा, उसी में हमने कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कंसेप्ट सीखा है, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के नेचर पे भी बात हुई है हमारी, ठीक है। अब एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं और आप लोग को ये पता भी है क्यों, उसकी हम बात करेंगे। एक बार फोटो ले लीजिए, हाँ देखिए जरा ध्यान से, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है, आपको बताइए कि वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा, है ना। एक बात ये जिंदगी भर बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। उसी तरीके से वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। मेरी बात समझ आने लगी, जरा ध्यान से देखो, मैं इस बात को समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बात करता हूँ हेलो एसिड्स की, तो हेलो एसिड्स में आपके पास HF है, आपके पास HCl है, आपके पास HBr है और आपके पास HI है, ठीक है ना। इनको हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। दीज आर हेलो एसिड्स एंड दे आर आल्सो नोन एज हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17, ठीक है जी। अब इसमें सभी को पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रोजन और हेलोजन एटम में बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है। HI बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, HF बॉन्ड सबसे छोटा होगा, तो ये बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, ये आसानी से टूटेगा, ये H+ आसानी से फर्निश करेगा, ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। मतलब अगर इनमें हम, है ना, अगर इनमें हम Ka का ऑर्डर लिखें, क्या किसका ऑर्डर लिखें, Ka का ऑर्डर, ठीक है ना। तो Ka का मतलब किसका ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो HF सबसे वीकेस्ट एसिड है, HCl स्ट्रॉन्गर है, HBr और भी स्ट्रॉन्ग है, HI तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। Ka का ऑर्डर बताना मतलब किस चीज का ऑर्डर बता रहे हो तुम, एसिडिक स्ट्रेंथ का, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें ये मिल चुका है। अब हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की। अगर मैं पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाऊं वो कौन सा बनेगा, F-, अगले वाले का Cl-, नेक्स्ट वाले का Br- और इस वाले का I-, ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस हो गए, ठीक है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस है, तो बेस के लिए क्या डिफाइन होगा, Kb, बेस के लिए क्या डिफाइन होगा, Kb, ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका Ka ज्यादा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस का Kb सबसे कम, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे पुअर बेस कौन है, इन चारों में सबसे पुअर बेस कौन है, ठीक है ना, तो I- इज द वीकेस्ट बेस, ठीक है ना। क्योंकि इसका चार्ज पता है, रीजन भी क्या है, हाँ रीजन है इसका कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये बड़े साइज में फैल गया, तो नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है वहां पर। और अच्छा बेस वही होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दे दे। इस कंसेप्ट को ल्यूइस एसिडिक बेस कंसेप्ट बोलेंगे, उसको पढ़ने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में,
बात समझ गए? बोलिए, बात समझ गए आप लोग? ठीक है ना? ओके, तो आई माइनस हो गया आपके पास हो गया बी आर माइनस, आपके पास हो गया सी एल माइनस, आपके पास हो गया एफ माइनस। अब मुझे इनमें कंपेयर करना है कि सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन है। स्ट्रॉन्गर बेस होगा एफ माइनस, क्योंकि ये वीक एसिड का आयन है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है, सबसे पुअर बेस होगा। बोलो, बात समझ आ गई? ओके, तो हमने बेस स्ट्रेंथ भी देख लिया, तो इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे, है ना? कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका रीजन भी क्या होता है वो आगे हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, मैं लिख देता हूं। रीजन ये है कि एक पर्टिकुलर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए K इंटू KB का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, वो KW के बराबर होता है, KW के बराबर होता है, इस वजह से, है ना? और KW कांस्टेंट है, KW इज अ कांस्टेंट, KW इज अ कांस्टेंट, जिसको हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। आगे समझ आएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो Ka ज्यादा होगा, तो Kb को घटना पड़ेगा ना, ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना? और ये KW की वैल्यू हम देखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ आ रही क्या? एनीवे, ये इसका एक्चुअल रीजन है, पर इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अभी तो आपके लिए ये स्टेटमेंट काफी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। चुपचाप बैठेगा रे, चुपचाप बैठ, है ना? रिकॉर्डिंग हो रही, बीच में मत डिस्टर्ब कर, तेज मत चल फालतू, सारे कंसेप्ट इधर उधर लगाता है। डाउन द ग्रुप साइज का ऑर्डर लगता है, ठीक है? डाउन द ग्रुप, ठीक है? और अक्रॉस द पीरियड जो है ना वो, ठीक है? बात को समझो, ठीक है? चुपचाप उल्टे सीधे कंसेप्ट, अबे 10 बार बोला कि डाउन द ग्रुप साइज का आपको देखना पड़ता है, और अक्रॉस द पीरियड आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाते हो, खामखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बच्चे जा रहे हैं। चलो, बात समझ आ गई क्या? हाँ आओ चलो देखो, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ HCl की, और अगर मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड की, है ना? सभी लोगों को पता है ये ऑर्गेनिक एसिड, ये मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड है स्ट्रॉन्गर एसिड, तो अगर इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? HCl। HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है ना? तो ये तो हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब Ka का ऑर्डर, ठीक है? अब इसका मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बना दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बना दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस इसका हो जाएगा Cl माइनस, और इसका हो जाएगा CH3CO माइनस, ठीक है जी? अब इनमें पूछा जा रहा है कि कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, ये वाला कि ये वाला? तो ये वीक एसिड का है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है ना? तो ये है इसका बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया। बोलो, क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए। आपके पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ जस्ट टेल मी व्हिच वन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है ना? व्हिच वन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस? NaOH इज स्ट्रॉन्गर बेस, आपको पता ही है, NH4OH वीक है, ठीक है ना? तो ये तो हो गया इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात, इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना? बेसिक स्ट्रेंथ की बात, ठीक है? तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग कटान, या चलो एक बार ऑर्गेनिक बेस ले लेता हूँ मैं, कुछ ऑर्गेनिक बेस ले लेता हूँ, है ना? कैसे चलें? इस तरीके से चलते हैं कि आपके पास अमोनिया है, ठीक है? अमोनिया है, और आपके पास मिथाइल अमीन है, मिथाइल अमीन, ठीक है? अगर मैं इन दोनों में बात करूँ कौन अच्छा बेस है, कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, तो इस पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्लस आई इफेक्ट भी चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आपने ये सीखा होगा, प्लस आई इफेक्ट चल रहा होगा इस पर, ठीक है ना? इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, इस पर कंपैरेटिवली ज़्यादा। तो बेस स्ट्रेंथ तो मुझे पता चल गया, बेस स्ट्रेंथ तो मुझे पता चल गया कि स्ट्रॉन्गर बेस मिथाइल अमीन है, मिथाइल अमीन है। अब इनका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड ले लेना है। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H+ देना पड़ता है, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H+ छीन लेना होता है। बोलो, है कि नहीं? तो अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाओ, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनाओ, तो क्या वो कॉन्जुगेटेड एसिड NH4+ है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग ऑनलाइन वालों, NH4+, ठीक है ना? और इसकी बात करें तो CH3 NH3+, CH3 NH3+, बोलिए, है ना? अब इन दोनों में मुझे पता करना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है। मतलब अगर आप Ka वैल्यू गूगल करोगे, Ka वैल्यू, तो Ka इसका ज्यादा आएगा, K इसका कम आएगा, ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जल्दी बोलो, ठीक है? इतना कंसेप्ट क्लियर है? जल्दी बताओ, कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर है, ठीक है? हाँ, एक कंसेप्ट और आपको याद रखना है, ठीक है ना? आगे भी काम आने वाला है, और खास करके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में काम आएगा, ठीक है? कि कंसेप्ट ये है कि काउंटर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, सुने ध्यान से। हाइड्रोलाइज होने का क्या मतलब है? पानी के साथ रिएक्शन। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, इन दोनों में अंतर है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी के साथ रिएक्ट करना,
पानी एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, पानी से H प्लस OH माइनस इन दोनों में से कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, बात समझ रहे हो क्या। लेकिन पानी से हाइड्रेशन होना, हाइड्रेशन वर्ड का मतलब है कि पानी के मॉलिक्यूल ने उस आयन को हर तरफ से घेर लिया है। हाइड्रेशन एक पर्टिकुलर वर्ड है, सॉल्वेशन एक जनरल वर्ड है। सॉल्वेशन होने का मतलब है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने उस आयन को हर तरफ से सराउंड कर लिया, घेर लिया है थ्रू आयन डाइपोल अट्रैक्शन, है ना। उसमें कोई बॉन्ड का एक्चुअली टूटना इन्वॉल्व नहीं होता है, रिएक्शन नहीं हो रही होती। तो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन का मतलब हो गया कि गेटिंग सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, गेटिंग सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। अगर वो वाटर है तभी हाइड्रेशन वर्ड का यूज करना है, अगर कोई और सॉल्वेंट है ना तो वहां पर सॉल्वेशन वर्ड का यूज होता है। हाइड्रोलिसिस या सॉल्वोलिसिस का मतलब है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। सो आई होप कि ये बात क्लियर है। अब इसको समझते हैं जरा। काउंटर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको याद हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमने कुछ एसिड्स लिखे थे, मैं एक बार दोबारा लिखने जा रहा हूँ। जैसे आपने लिखा था पहले HCl लिखा था, HBr लिखा था, HI लिखा था, ठीक है। आपने लिखा था HNO3, आपने लिखा था HClO4 और आपने लिखा था H2SO4। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इनका काउंटर आयन मतलब इनका अनायन ये हाइड्रोलाइज नहीं करेंगे कभी। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आगे आने को है, उसमें याद रखने की बात है कि कौन कौन से हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, कौन कौन से पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये वाला एक अनायन है जो कि नहीं पानी से रिएक्ट करेगा, ये वाला एक अनायन है जो कि पानी से रिएक्ट नहीं करता, ये वाला है जो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, नाइट्रेट आयन है जो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, ClO4 माइनस है जो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, सल्फेट बाई सल्फेट है जो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। बोलो मेरी बात समझ आ गई, बोलो मेरी बात समझ आ गई क्या। ये नहीं पानी से रिएक्ट करते हैं। वीक एसिड वीक बेस के आयंस पानी से रिएक्ट करते हैं। ये बात अगर नहीं ढंग से सीखोगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई, समझने की बात है बिल्कुल, ठीक है ना। अगर मैं यहां से स्ट्रॉन्ग बेस आपको दूं तो आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग बेस आपको कैसे याद कराया था। पहले ग्रुप में लिथियम हटा दो, सबका हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम, हाँ पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ये सब हो गए 4, ठीक है ना। दूसरे ग्रुप में शुरू के 2 हटा दो, शुरू के 2 मतलब बेरियम मैग्नीशियम हटा दो, है ना, बेरियम मैग्नीशियम छोड़ दो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और बेरियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा होगा शायद, ठीक है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनका काउंटर आयन कभी भी सॉल्वेट नहीं होता है, मतलब हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका कटायन लेना पड़ेगा, सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से, है ना। H प्लस और OH माइनस तो यार एसिड बेस में ही मिलेगा ना, H प्लस और OH माइनस कहाँ मिलेगा, एसिड बेस में मिलेगा, है ना। एसिड से H प्लस आएगा, एसिड से H प्लस आएगा, बेस से OH माइनस आएगा। तो एसिड में H प्लस के अलावा जो बचा वो अनायन बचा, बेस में OH माइनस के अलावा जो बचा वो कटायन बचा। तो इसका कटायन कभी सॉल्वेट नहीं होगा यार, इसका कटायन कभी सॉल्वेट नहीं होगा। कौन सा कटायन नहीं सॉल्वेट होगा, Na प्लस कभी नहीं, कभी नहीं, पानी से कभी रिएक्ट नहीं कराना इसको, K प्लस को कभी पानी से रिएक्ट नहीं कराना, Rb प्लस को मत कराना, CS प्लस को मत कराना, Ca2 प्लस को मत करा देना, Sr2 प्लस को मत करा देना, Ba2 प्लस को मत करा देना। ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं अनायन, ये वो अनायन है जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये वो अनायन है जो हाइड्रोलाइज नहीं होते, है ना, डू नॉट हाइड्रोलाइज। मैं कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहीं पर लिख रहा हूं, डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। ये वो कटायन है नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे हुए ये वो कटायन है बच्चों जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं उसको अगले पेज पर देखने जा रहे हैं, एक बार कॉपी करेंगे जल्दी से। ओके, ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा था। मतलब अगर आपके पास वीक एसिड का कटायन है, देख लो ये वीक बेस का कटायन है यार, सुनो, कटायन जो आएगा वो बेस से आएगा, अनायन जो है वो एसिड से आएगा। A फॉर एसिड, A फॉर अनायन, A फॉर एसिड, A फॉर अनायन, अनायन एसिड से आता है भाई, ठीक है ना। ये वो अनायन है, ये कौन से कितने अनायन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 6 अनायन जो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, 7 कटायन जो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। समझ रहे हो क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनो। NH4 प्लस अगर पानी के साथ इंटरैक्ट करने लगे तो पानी से इंटरैक्ट करके, सुनना, इस पर कैसा चार्ज है, जल्दी बोलो, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो ये पानी का नेगेटिव आयन छीन लेगा, नेगेटिव आयन छीन लेगा, NH4OH और क्या दे देगा, H प्लस दे देगा, बोलो हाँ कि ना, H प्लस दे देगा, बोलो है कि नहीं। तो दिस इज नथिंग बट कटायन ऑफ वीक बेस, कटायन ऑफ वीक बेस। ये कटायन था वीक बेस का, है ना, ये हाइड्रोलाइज हुआ, यस इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। और हमने क्या पाया, हमने क्या पाया कि जब भी किसी वीक बेस का कटायन पानी के साथ रिएक्ट करेगा वो H प्लस फर्निश करने लगेगा,
H प्लस फर्निश करने लगेगा। H प्लस फर्निश करने का क्या मतलब हो गया, सॉल्यूशन कैसा होने लगा, एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा होने लगा, एसिडिक। सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। मेरी बात समझ आ रही है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में ये चीजें हम सीखेंगे, ठीक है ना, कि जब भी वीक बेस का कटायन हाइड्रोलाइज होगा तो वो हमेशा सॉल्यूशन को एसिडिक करने लगेगा, सॉल्यूशन में H प्लस बढ़ाने लगेगा। बोलो, बात समझ गए, जल्दी बोलो, बात समझ गए, जल्दी बोलो, ठीक है ना। जितना ज्यादा ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, सुनो, जितना ज्यादा ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा उतना ही H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जितना H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होगा, पीएच उतना ही कम होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो क्या, ठीक है ना। हाँ, अब ये जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना ही इस रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, इस रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई अल्फा बढ़ेगा तभी तो आगे जाएगा, अल्फा बढ़ेगा तभी तो आगे जाएगा, बोलो ना, अल्फा बढ़ेगा तभी तो आगे जाएगा। हम आगे सीखेंगे कि इस रिएक्शन का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल देंगे इसको। मतलब जितना ज्यादा इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा उतना इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, जितना इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा H प्लस बढ़ेगा, पीएच घटेगा, सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक। समझ गए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कंसेप्ट समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। ये आगे हम सीखेंगे, अभी मैं बताना चाह रहा हूं, पहले तो देख करके बताना चाहिए कौन हाइड्रोलाइज होगा, कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा। और दूसरा, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, H प्लस बढ़ता है। अच्छा, कैटायन पे कैसा चार्ज, कैटायन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो पानी के कौन से आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, H प्लस पे। पानी से दो आयन है भैया, पानी से दो आयन है, H प्लस और OH माइनस, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो अगर वीक बेस का कैटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है तो वो H प्लस देने लगेगा, पॉजिटिव आयन हाइड्रोलाइज हुआ, पॉजिटिव आयन देने लगेगा। और ऐसे लॉजिक बनाओ, आसानी से समझ आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन अगर हाइड्रोलाइज हो रहा है ना तो वो पानी से कैटायन निकाल देगा, पानी से H प्लस निकाल देगा, और पानी से H प्लस निकालने के बाद सॉल्यूशन एसिडिक कर देगा, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये सीखा। अब मान लो मैंने अनायन का हाइड्रोलाइसिस कराया, इसको भी सब लोग पहचानते हैं, CH3CO- को भी सब लोग पहचानते हो नहीं पहचानते हो। वीक एसिड का अनायन है, बोलो है ना, अनायन ऑफ वीक एसिड, बोलो अनायन ऑफ वीक एसिड, जल्दी बोलो रेखा, तो ठीक है ना। अगर ये पानी से रिएक्ट करे तो पानी से क्या छीनेगा, पानी से H प्लस छीनेगा, पानी से H प्लस, तो क्या सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर देगा, सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस कर देगा, OH माइनस प्रोड्यूस कर दिया, अबे OH माइनस प्रोड्यूस कर देगा। OH माइनस प्रोड्यूस करने का तो सॉल्यूशन कैसा होने लगा, सॉल्यूशन कैसा होने लगा, बेसिक होने लगा। सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। बोलो, अच्छा ये इक्विलिब्रियम जितना फॉरवर्ड जा रहा होगा उतना ही सॉल्यूशन में OH माइनस बढ़ेगा, उतना ही सॉल्यूशन बेसिक होगा। सॉल्यूशन बेसिक होगा तो पीएच उतना ही कान के नीचे मारूंगा ना, कान के नीचे मारूंगा ना। बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कम होता है कि ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। जितना ज्यादा सॉल्यूशन बेसिक होगा उतना ही पीएच बढ़ने लगेगा, समझ रहे हो। तो ये दो चीज हमने सीख ली है। मतलब कल को अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख गया, Na+ और पानी से, है ना, रिएक्ट कर गया, कभी नहीं रिएक्ट करेगा, नॉट पॉसिबल। क्या इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, क्या इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्या, नो हाइड्रोलिसिस। अभी बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो काउंटर आयन होता है वो पानी के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होता है, नो हाइड्रोलिसिस। मतलब ये सॉल्यूशन में, ये देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से रिएक्शन, बोला था ना। तो सुनो, पानी खाली प्योर पानी कहीं पे रखा होगा, कहीं प्योर पानी रखा होगा, तो प्योर पानी तो न्यूट्रल पड़ा होता है ना भाई। हम मानते हैं ना कि प्योर पानी न्यूट्रल होता है, हर टेम्परेचर पे न्यूट्रल है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर पानी का जो पीएच आएगा वो 7 आएगा, प्योर पानी का पीएच जो आएगा 7 आएगा, बोलो है कि नहीं। प्योर पानी का पीएच 7 आएगा 25 डिग्री पर। अब उस पानी के अंदर आपने कोई सॉल्ट डाल दिया और आपने देखा कि उस सॉल्ट में वीक एसिड का कैटायन पड़ा होता, वीक बेस का कैटायन पड़ा होता। उस सॉल्ट में क्या पड़ा है, वीक बेस का कैटायन। अब वो वीक बेस का कैटायन क्या करेगा, खुद हाइड्रोलाइज, खुद पानी से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। शुरुआत में पानी न्यूट्रल था, मतलब शुरुआत में पानी में जितना H प्लस था उतना ही OH माइनस था। शुरुआत में पानी में जितना H प्लस था उतना ही OH माइनस था। बोलो, न्यूट्रल सॉल्यूशन में जितना H प्लस होता है उतना ही OH माइनस होता है, जितना H प्लस होता है उतना ही OH माइनस होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि शुरुआत में पानी न्यूट्रल था, पानी में जितना H प्लस था उतना ही OH माइनस था। लेकिन जैसे ही आपने कोई ऐसा सॉल्ट डाल दिया कि उस सॉल्ट में एक वीक बेस का कैटायन मिल गया, तो वो वीक बेस का कैटायन पानी के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बढ़ा देगा, H प्लस बढ़ा देगा, H प्लस बढ़ा देगा, H प्लस बढ़ा देगा। अगर H प्लस बढ़ाने लगा है तो सॉल्यूशन कैसा होने लगा था, एसिडिक। सॉल्ट, हाँ, ये दिमाग में बिल्कुल ही नहीं बिठाना कि सॉल्ट हमेशा ही न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है, नहीं। आप लेक्चर 1 को देखना, लेक्चर 1 में ये सब लिखवाया था मैंने कि कौन से सॉल्ट का नेचर कैसा होगा पानी में डालने के बाद। बताया था नहीं बताया था, गधों, बताया था नहीं बताया था, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली आप समझे मेरी बात को। जो कंक्लूजन मिल रहा है, कंक्लूजन हमें ये मिल रहा है कि, सुने ध्यान से, कंक्लूजन क्या मिला, एक कंक्लूजन ये मिला
कि अगर आपका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ, अगर आपका कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस हुआ, तो यार कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होने से क्या बढ़ेगा? H+ बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा, pH घटेगा, pH घटेगा, pH घटेगा। अच्छा सुनो pH घटेगा तो pOH बढ़ रहा होगा, pOH बढ़ रहा होगा। जिनको पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ ये चैप्टर उनको समझ आ रहा होगा, हालांकि मुझे अभी pH pOH और समझाना है, लेकिन आपको ये पता है कि pH प्लस pOH मिला के 14 ही रहता है ना 25 डिग्री पर। pH और pOH का सम 14 रहता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कहीं पर pH घट रहा है तो pOH बढ़ने लगेगा ना, क्योंकि दोनों का सम तो कांस्टेंट है ना, ठीक है ना। एनीवे, जिनको नहीं पता है, हाँ, आपसे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएं, सारे प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर के हो जाएं, इसलिए ये चीज अभी से रिलेट करके चल रहा हूं, है ना। H+ बढ़ेगा, pH घटेगा, pH घटेगा, pOH बढ़ेगा, pOH बढ़ा मतलब OH- घटा। बोलो ये भी बात तो सही है ना, ये सारी चीजें तो आपस में रिलेटेड ही है ना। नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ। अरे H+ बढ़ने लगेगा तो OH- तो घटने लगेगा ना, ठीक है ना। एंड सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, एंड सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। बात समझ गए, ठीक है ना। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और ये सारी बातें। अच्छा, अनायनिक अगर हाइड्रोलिसिस होने लगे, अनायनिक हाइड्रोलिसिस अगर होने लगे, ठीक है ना, अगर अनायनिक हाइड्रोलिसिस होने लगे तो हम क्या बोल सकते हैं? OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा तो pH घटेगा, pH बढ़ेगा, pH बढ़ेगा, pH बढ़ेगा। अरे बेसिक सोल्यूशन का pH 7 से ज्यादा, सुना नहीं है क्या? बेसिक सोल्यूशन का pH 7 से ज्यादा, एसिडिक सोल्यूशन का pH 7 से कम, सुना हुआ है ये सब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब pH बढ़ेगा, pOH घटेगा, ठीक है ना। हाँ, OH- अगर बढ़ गया तो H+ घटेगा, ठीक है ना। एंड सोल्यूशन बिकम्स बेसिक अल्कलाइन। मेरी बात समझ आने लगी है? जल्दी बता दो, ठीक है ना। मेरी बात समझ आने लगी है? जल्दी बता दो। अब तुम खुद ब खुद यहां ध्यान से देखो, ठीक है ना। अगर मैंने दे दिया एक सॉल्ट CH3CON है, सोडियम एसिटेट सॉल्ट है, बोलो है कि नहीं? ये कौन सा सॉल्ट है? जल्दी बोलो। सोडियम एसिटेट, ठीक है। अब इसके हाँ, मुझे एक बात बताओ, ये कौन से बेस से बना होगा, कौन से एसिड से बना होगा? समझ गए होगे ना, समझ गए होगे ना। हाँ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यस। इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH से बना है, एसिटिक एसिड से बना है। अब मुझे बताओ वीक क्या था? एसिड से क्या आता है? अनायन। अरे एसिड से क्या आता है? अनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, बोलो है कि नहीं। मतलब इसका नेचर ये है कि इसको अगर पानी में डाल दिया जाए ना, इसको अगर पानी में घोलोगे अगर ऑन हाइड्रोलिसिस, किस चीज का हाइड्रोलिसिस होगा? अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, बोलो ना। अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा भैया, अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। मतलब किसका हाइड्रोलिसिस होगा? एसिटेट आयन का होगा, बोलो ना यार, है ना। हाँ, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। भाई साहब, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो पानी में डालते ही नेगेटिव आयन बढ़ेगा। नेगेटिव आयन मतलब क्या बढ़ेगा? OH- बढ़ेगा, सॉल्यूशन बेसिक कर देगा। एंड pH आप बोल सकते हो 25 डिग्री पर ग्रेटर देन 7 है, बोलो। तो ये वाले सवाल हमने पहले भी किए थे, अब उसका एक्चुअल आपको रीजन मिल रहा है, उसका एक्चुअल रीजन मिल रहा है, बोलो है कि नहीं। अगर ऐसे ही मैंने दे दिया है पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बोलोगे तो बात समझ आ रही तुम लोगों को, ठीक है ना। अब बताओ, हाँ, अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, बोलो। अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, है ना। कौन सा अनायन है जो हाइड्रोलाइज हो रहा है? फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। pH 7 से कम के 7 से ज्यादा, pH 7 से कम के 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। ये pH, ये जो 7 से ज्यादा, 7 से कम या 7 के बराबर लिखते हैं, वो 25 डिग्री पे ही लिखते हैं। किसी और टेम्परेचर पर न्यूट्रलिटी कंडीशन बदल जाएगी, म्यूट हो जाओ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। अब देखो NH4Cl ले लिया मैंने, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब बताओ मुझे ये कैसा सॉल्ट है? जल्दी बोल सकते हो। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl का भैया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना है, देखना ऊपर लिखा हुआ है अमोनियम का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। सर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होने लगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, बोलो। pH 7 से कम हो जाएगा। मेरी बात समझ आने लगी है? बोलो हाँ या ना।
तो मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा दिया, आपको 2 इंपॉर्टेंट लाइनें बताई हैं, इसी पर पूरा का पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट बेस्ड है। ऑल दी कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज बेस्ड ऑन दिस, है ना। और इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद लास्ट एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, लीविस एसिड लीविस बेस कंसेप्ट, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके चलो चलो, लीविस एसिड बेस कंसेप्ट, लीविस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है जी। चलो देखो लीविस एसिड बेस कंसेप्ट, नहीं लीविस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है ना। ओके ये जो लीविस एसिड बेस कंसेप्ट है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के टर्म में है और 12th में भी खूब इसको पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है इसको, ठीक है ना। देखो लीविस एसिड्स क्या होते हैं, लीविस एसिड क्या होता है? लीविस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ठीक है। बात समझ आने लगी? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स है ना। अगर इनको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, मतलब खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, एक्सेप्ट करो, ठीक है ना, एक्सेप्ट करो, कोई आ गया, ठीक है ना। ओके तो लीविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब हो गया कि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी मिल सकता है, ठीक है ना। दे माइट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, यस दे विल हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो सकता है, बोल, ठीक है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लीविस एसिड की, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सब लोग जानते हैं AlCl3, आपने फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी खूब यूज किया इसको, NH2Cl3 को एज अ लीविस एसिड यूज किया हमने, किया है ना इसको, ठीक है ना। FeCl3 यूज कर सकते हो भाई, ठीक है ना। ZnCl2 यूज कर सकते हो आप लोग, इसके अलावा बोरॉन कंपाउंड्स यूज कर सकते हो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यूज कर सकते हो, ठीक है ना, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यूज कर सकते हो, दीस आर लीविस एसिड। इनफैक्ट योर H+ ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। समझ लो नहीं समझ लो, ठीक है। कोई कार्बोकेटायन ले लो, कोई कार्बोकेटायन ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ, ठीक है ना। बात समझ आ रही है कि ये सब के सब आपके क्या है? लीविस एसिड्स है, लीविस एसिड्स है भाई, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरा है आपका लीविस बेस, क्या है? लीविस बेस, लीविस बेस, लीविस बेस किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, यस राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं तो इसका मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, खुद क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर देमसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो मैक्सिमम केसेस है कि ये नेगेटिवली चार्ज दिखेंगे आपको, है ना, नेगेटिवली चार्ज दिखेंगे, या फिर लोन पेयर कंटेनिंग दिखेंगे, लोन पेयर कंटेनिंग दिखेंगे, बोलो इन पर लोन पेयर होगा तभी तो ये किसी को डोनेट करेंगे, बोलो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है ना। ओके तो ये चीजें होती हैं, इनके भी कुछ एग्जांपल्स आपको पता ही हैं, कुछ लीविस बेस के एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे पानी लीविस बेस है, बोलो हाँ या ना, पानी लीविस बेस है, ठीक है जी, लोन पेयर रखने की वजह से, ठीक है। अमोनिया लीविस बेस है, अमोनिया लीविस बेस है। कोई भी प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन ले लो, सेकेंडरी अमीन ले लो, टर्शियरी अमीन ले लो, ये सब के सब है ना। या यू कैन गो विद अल्कोहल एज वेल, ठीक है ना, ROH, ठीक है ना, यस, ठीक है ना। अब बहुत सारे सोच सकते हैं नेगेटिवली चार्ज, जैसे OH माइनस ले सकते हो, Cl माइनस हो सकता है आपका, NC माइनस हो सकता है, H माइनस हो सकता है, कार्बनायन हो सकता है, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, ठीक है ना। Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर ऑल लीविस बेस। तो बेसिक आपको फंडा पता होना चाहिए, कौन लीविस एसिड है, कौन लीविस बेस है, ठीक है ना। एक एग्जांपल भी आपके पास, एक क्वेश्चन है, इनफैक्ट एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन करके बताओ मुझे, ठीक है ना, कि अगर मैंने पूछ दिया कि आपके पास है CCl2, ठीक है ना, ये कैसा नेचर है, इसका क्या नेचर है, बोलो, है ना, बोलो, ये लीविस एसिड है, लीविस बेस है, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? लीविस एसिड, दिस इज नॉट अ लीविस बेस, दिस इज नॉट अ लीविस बेस। धोखा हो सकता है, लोन पेयर दिख रहा होगा, लेकिन नहीं। आप ध्यान से देखो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, जल्दी बताओ, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? दो बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वहां से आ गए, है ना, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वहां से आ गए, और 2 लोन पे रखा हुआ इस पर, बोलो है ना, इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं, है ना। तो ये कैसे भला अपना लोन पेयर किसी को दे दे, जब खुद का ही घर नहीं बसा है, दूसरों का घर कैसे बसा सकते हैं? बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट इज नॉट अ लीविस बेस, इट इज रादर अ लीविस एसिड, इट इज अ लीविस एसिड, इट इज अ लीविस एसिड, इट इज अ लीविस एसिड। मेरी बात समझ रहे ना, ठीक है ना। ओके हाँ बिल्कुल 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने सारे एसिड बेस थ्योरीज अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, एसिड बेस थ्योरी पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चंस इसके कराऊंगा मैं, ठीक है ना, आते ही अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने जा रहे हैं, 1 बजे तक तो पढ़ेंगे कम से कम, ठीक है ना, 1 बजे तक तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है ना। अरे बोलो, हिम्मत हार गए?